बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लंदन स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और यहाँ लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रसूल बख्श रईस और जनाब सलमान गनी साहब। नाज़रीन, आज फैज़ाबाद धरना नजर सानी केस में बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। बड़ा बाइख्तियार है। इसे इख्तियार होगा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के DGISI और उस वक्त के कोई चीफ जस्टिस या दीगर ज़िम्मेदारों को बुला सकता है। इसे पाबंद किया गया है कि ये इंक्वायरी करे और ज़िम्मेदारों का तयन करे और फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसके क्या असरात होंगे और सियासत कैसे बदलेगी इस फैसले से, ये बड़ा अहम मौजूद, जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कोयटा में, बलूचिस्तान में, वहाँ की अपडेट भी आप तक रखेंगे। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर और बड़ी खबर जो आप सब के देखने वालों के लिए अहम है, वो क्रिकेट से जुड़ी है, जहाँ बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी से बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया। एक नोट उन्होंने अपने ट्विटर पर जारी किया है 6:23 पे। आज चूँकि उनकी मुलाकात भी थी ज़का अशरफ और दीगर से, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अलबत्ता बहैसियत खिलाड़ी वो खेल अपना जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा कि इंडिया में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहाँ पे विराट कोहली ने तारीख रकम की है, 50वीं सेंचुरी स्कोर करके सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है ODIs में। बहरहाल उस पर भी बात होगी। सरदस्त हम चलते हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की जानिब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, नुक्ता नज़र में हमेशा यही इस मौजू पर राय देते हैं। मिर्ज़ा साहब, चंद रोज़ पहले जब खाकसार की आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो जो पेशन गोई आप कर रहे थे वो दुरुस्त हो गई, यानी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इत्तला मेरी ये है कि उन्हें कहा गया कि टेस्ट की कप्तानी या किसी एक गेम की कप्तानी रख लें, बाकी छोड़ दें, तो वो फिर खुद ही उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करके तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दिया है। जामी साहब, ये बड़ा हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम अपने हीरोज के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। आपको पता है कि जो IPC मिनिस्ट्री ने एक्सटेंशन का जो लेटर इशू किया था, जिसमें ज़का अशरफ साहब की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, उसका दूसरा पॉइंट ये था, द मैनेजमेंट कमेटी स्टिल शैल परफॉर्म प्राइमरी टास्क ऑफ इंटरैक्टिंग, नहीं दूसरा वाला, द मैनेजमेंट कमेटी shall perform day-to-day affairs of PCB only and shall not make any policy decision or high-level appointment। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बाबर आजम को वो हटा ही नहीं सकते थे। तो आखिर दबाव डाला गया बाबर आजम पर, और जिस तरह से उनकी चैट लीक की गई, जिस तरीके से ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बाबर आजम और इंजमाम उल हक के हवाले से एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया कि ये तो टीम बाबर आजम की है, अभी टीम वापस नहीं आई, इस तरह की चीजें करके उनके लिए वैसी रुकावटें खड़ी की जा रही थी। और अगर बाबर आजम आज इस्तीफा नहीं देते तो PCB एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाता। इन्होंने शान मसूद को लाहौर बुला लिया कि आपको टेस्ट का कप्तान बना रहे। तो ज़का अशरफ साहब के दौर में सियासत ज्यादा हो रही है, तनाज़ात ज्यादा हो रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाने के बजाय गुमनामी की खाई में गिरती जा रही है। कौन है उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वर्ल्ड कप में एक जानिब टीम की नाकिस कारकर्दगी थी और दूसरी जानिब उससे भी कहीं ज्यादा नाकिस हिकमत अमली PCB की, मीडिया मैनेजमेंट की, कोचेस की, सिलेक्शन कमेटी की और दीगर की थी। ऐसी नाकिस कारकर्दगी किसी और टीम के यहाँ से देखने को नहीं मिली पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। बिल्कुल आपने सही कहा जामी। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, इंग्लैंड की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जॉर्ज बटलर को कैप्टन बरकरार रखा वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए। उनके क्रिकेट बोर्ड के जो ECB के चेयरमैन ने तो कई खिलाड़ियों को नहीं बुलाया कि आए हमसे डिस्कस करें क्या हो गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 22 दिसंबर 2022 के बाद से अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा जब से एडहॉकिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आई है। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर शौकिया लोग आएंगे, अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को समझते नहीं होंगे तो फिर यही हाल होगा। आप यानी ये फरमा रहे हैं नाज़रीन की सहूलत के लिए कि ये जो इंतजामी कमेटी है, यानी ज़का अशरफ की सरबराही में, ये रोजमर्रा के मामला देख सकती है, बाकायदा कोई फैसले, कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। तो ये प्रेशराइज किया गया बाबर आजम को कि वो खुद मुस्ताफियों को, कि PCB उनसे इस्तीफा नहीं ले सकता था इस हालत में, उबूरी सेटअप में। बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे। जैसे इंजमाम तो इस्तीफा दे गए, नए चीफ सेलेक्टर के लिए मशावरत जारी है, इसी तरीके से बाबर आजम को प्रेशराइज किया गया कि आप इस्तीफा दें। उनको ऑफर की गई कि जनाब अली आप टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दें, आप वनडे की कप्तानी करें। इसका मतलब है एक आदमी के आप पीछे लगे हुए हैं, और एक खास लॉबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसको सपोर्ट रहा है, वो अगर बाबर आजम के पीछे लगी हुई है। बाबर आजम की कप्तानी में क्या बुरा किया हमने? 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के नहीं
टीम ओडीआई में नंबर 1 पे गई जी, नंबर 1। हाँ बिल्कुल, तो इनको नजर नहीं आ रहा। शौकिया लोग अगर आएंगे जामी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द चेयरमैन ऑफ पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन वो इंतजामी उमूर तो सही देख लें। कभी आप कहते हैं मिर्जा साहब अब ये फरमाएं, ये तो हो गया ना, अब ये सानिया तो हो गया, बेड़ा गर्क हो गया क्रिकेट का वैसे ही, तो अब हु इज द कंटेंडर, कौन कौन है कप्तानी की रेस में, चाहे वो हम T20 की बात कर लें या बात कर लें ओडीआई की, या टेस्ट आगे खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया में। देखें, टेस्ट टीम के लिए ये शान मसूद को इन्होंने, मैंने बताया ना, इन्होंने बुलाया कराची से स्पेशली, शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बना रहे। और दिलचस्प बात ये, गुज़िश्ता 28 साल से पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीती। एक नया कप्तान आएगा, क्या खिलाड़ी उसके साथ किस तरीके से जेल होंगे, और फिर वनडे T20 और वनडे की कप्तानी के लिए, व्हाइट बॉल की कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी का इन्होंने डिसाइड किया है। अब अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान क्रिकेट में वही 90 की दहाई का दौर आ रहा है कि जिसमें, लेकिन मिर्जा साहब ये शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे खिलाड़ी होंगे, पेस उनकी गिरी, फिटनेस के मसाइल हैं, क्या वो टीम लीड करने की सलाहियत रखते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में जो बड़ा कंपेटिटिव हो चुका है, बड़ा सख्त गेम हो चुकी है। देखें इंडिया क्या कर रहा है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। लेकिन जामी शाहीन अफरीदी के क्रेडिट पे 2 PSL तो हैं। अच्छा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान की हैसियत से वो 2 PSL जितवाने में कामयाब हुए। लेकिन इट विल बी टू अर्ली कि आप एक अच्छे बॉलर को अगर आप उसके कांधों पर ये कप्तानी का बोझ भी डाल देंगे, वैसी उसकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। 16 विकेट तो उन्होंने ली वर्ल्ड कप में, लेकिन उस तरह नहीं परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स हो रहे। निगरां वजीर आजम को, जो पीसीबी के पेटर्न, उनको नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट किस संप में जा रही है। तनाज़ात दर तनाज़ात दर तनाज़ात, इससे पाकिस्तान, एक ही तो खेल बचा है जामी क्रिकेट का जिससे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। बाकी आप हॉकी का हाल देख लें, स्क्वाश का हाल देख लें, फुटबॉल का हाल देख लें, बॉक्सिंग का हाल देख लें, हर खेल तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन है। तो आप इस खेल में भी आप सियासत लाएंगे, अपनी मनपसंद लोगों को लगाएंगे और सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। वही होगा हाल जो अब आज हम देख रहे हैं, जो बदनामी हमारे हिस्से में आ रही है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। हमने फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की जानिब जाना है, लेकिन शामी साहब, सलमान साहब और रसूल बख्श रईस साहब बड़े गौर से मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये खबर अवामी दिलचस्पी की हामिल है। शामी साहब, वो मिर्ज़ा साहब तो क्रिकेट बोर्ड में होने वाली सियासत और बदनज़मी का रोना रो रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। निगरान सरकार का भी इख्तियार होता है को मुस्तकिल फैसले करने का, वो क्या करेगी? जैसे मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि निगरान सरकार एक्शन में है, क्या कर सकती है वो? निगरान सरकार भी वो सारे फैसले कर सकती है जो उसे करने चाहिए। अब ये निगरान सरकार तो काफी बाइख्तियार है और इसमें कोई इसका हाथ तो नहीं रोका जा सकता। अगर आप क्रिकेट की निगरान सरकार जो है उसका हाथ नहीं रोक सकते सही, तो मुमलकत की निगरान सरकार का हाथ कैसे रोकेंगे? मेरा ख्याल है ये सबसे उम्दा तबसरा अब तक की सूरत हाल पे। क्यों सलमान साहब? देखिए, मेरी क्रिकेट से तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, लेकिन मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कप्तान के एक कदम पीछे उठाने से कारकर्दगी बेहतर हो जाए तो फैसला दुरुस्त है। चूँकि मैदान सियासत का हो या क्रिकेट का हो, अच्छा, कप्तान का एक कदम पीछे की तरफ उठाना उनके फ़ायदे में हो। लेकिन इस कप्तान ने तो कदम पीछे कर लिया है, दूसरा कप्तान नहीं कर रहा। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कप्तान के एक कदम पीछे उठाने से पार्टी या टीम जो है आगे की तरफ बढ़ सके तो उसको इस तरह का फैसला कर लेना चाहिए। रसूल साहब, असल मसला ये है ना कि डिटोरिएशन का जो प्रोसेस है वो ईच एंड एवरी सेगमेंट और वॉक ऑफ लाइफ में अब इक्वली उसका असर हो रहा है। चाहे वो पोलराइजेशन हो, चाहे वो हमारी तनज़ली हो या कोई और मसले हों, वो सियासत से लेकर, सहाफ़त से लेकर, क्रिकेट से लेकर, समाज से लेकर, हर शोबे में यकसा उसका असर हो रहा है। मेरे ख्याल में इस तरीके से हमें एक जो हम कहते हैं कि सारे तमाम शोबे ज़िंदगी के पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं, फिर वो ज़िम्मेदारी का तयन नहीं हो सकता। हमने हर पेशा वाराना इदारे में खेल भी उसमें शामिल हैं, क्रिकेट जिससे कि सारे पाकिस्तानियों की दिलचस्पी है, उसमें भी हम सियासत को ले आए हैं। जो भी नई हुकूमत पिछले माजी में आपने देखा है, 3-4 हुकूमतें जो आई हैं, जब आए हैं तो उन्होंने पहला काम यह किया है कि जो पहले से मौजूद है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उसको हटाओ, नया ले आओ, सिलेक्शन बोर्ड नहीं बनाओ। सियासत को इसमें ना ले आए कि रमीज़ राजा साहब को हटाया गया, क्या ज़रूरत थी उसकी? एक खिलाड़ी हैं, मोतबर नाम है, दुनिया में वो माने पहचाने जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटा के इसलिए कि किसी और हुकूमत ने उनको लगाया था। ये मैं नहीं समझता कि इनका क्रिकेट का क्या बैकग्राउंड है। ज़का साहब हैं जो भी हैं, अपने
अपने आदमी लगाने हैं हर जगह के ऊपर। ये इस चीज़ को हमने तबाह कर दिया। अपना बंदा कल्चर, अपना बंदा हर गवर्नमेंट जो है वो अपना बंदा जो है हर डिपार्टमेंट बुलाए। और इसी वजह से आपने दुरुस्त कहा है कि हम आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? लेकिन मेरे ख्याल अफसोस की बात यह है कि इन चीज़ों का इदराक ही नहीं होता, इस पर कोई गौर ही नहीं होता किसी सतह पे। बिल्कुल ठीक। शामी साहब आप आ जाते हैं आज के अहम तरीन मौजू की जानिब। जो जी आप बाबर आजम है, जी सर आप उसको ये अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना हमें कि उन्होंने एक जिम्मेदारी कबूल कर ली और इस्तीफा दे दिया। जी ये काबिल सताइश हो गए खुद ही। जी ये एक मिसाल भी तो कायम की है ना जी। हमारे जो अहले सियासत जो है नहीं तो कप्तान पीछे नहीं से फॉलो कर लें। नहीं वो नहीं, वो इसको फॉलो ना उठा सके, अगर कोई अपने फर्द मनसबी के साथ इंसाफ ना कर सके तो उसका इतराफ भी कर ले, इसमें क्या मजाक है? ये बात आपकी दुरुस्त है, इससे मैं एग्री करता हूं कि बाबर आजम ने ये दानिशमंदी का मुजाहरा किया क्योंकि नाजरीन जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं उनके इल्म में होगा कि सचिन तेंदुलकर इंडिया का सबसे अजीम खिलाड़ी है, उसे भी कप्तान बनाया गया। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और उसने कप्तानी छोड़ी और फिर बहुत उम्दा परफॉर्म किया बेहसियत बल्लेबाज। यही सूरत हाल दीगर लेजेंड्स की भी रही क्रिकेट के मैदानों में। जहाँ तक आपने खान साहब का या दूसरे कप्तान का आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 9 मई से पहले और बाद में भी सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात हुई तो इसहाक सर ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि एक रहनुमा जो है वो हल ढूंढता है मुश्किल में, डेड एंड पे नहीं लेके आता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आखिर क्या वजह थी कि आपका मशवरा उन्होंने नहीं माना? और आज देखिए बात यह कि आप जब 9 मई का जिक्र करते हैं ना तो मैं हमेशा कहता हूं कि 9 मई तक वो पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत की अरूज पे थे, फैसलों का इख्तियार उनके पास था। आज वो इसके यहाँ पर किस कैफियत में अपनी पार्टी को लेके आए ये कप्तान को सोचना होता है। और अगर कप्तान की वजह से पार्टी के साथ ये सलूक हो रहा तो एक कदम पीछे उठाने में कोई मजाक नहीं, ताकि पार्टी बच जाए, ताकि टीम बच जाए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला किया जी कि अदालती फैसले पर अमल दरामद और फिर जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी है। मैं बता दूं 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन है। इसमें साबिक IG ताहिर आलम, साबिक IG अख्तर अली शाह और सेक्रेटरी दाखिला साबिक खुशहाल खान ये शामिल हैं। और किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है और सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। जनाब चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं। साबिक DG ISI के खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनाब चीफ जस्टिस, अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगी। शामी साहब, इसमें TORs जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ने जब इंक्वायरी कमीशन के पढ़कर सुनाए तो उसमें जो जस्टिस सतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स थे कि साबिक चेयरमैन पैमरा यानी उस वक्त अबसार आलम साहब थे, उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को इस बारे में बताया था। ये कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी बना सकता है। पैमरा हुकूमत और इदारों को ड्यूटी बताई गई थी, वो नजर सानी में आ गए और उन्होंने कहा जी हम वफाकी हुकूमत को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। अबसार आलम साहब ने कहा कि 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक DG ISI चीफ जस्टिस या वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे, इस पर शक है। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपके शक की बुनियाद क्या है, हम इस पर नज़र रखेंगे। आप 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हो तब कहें। कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो उसे कमीशन गिरफ्तार कर सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, इसे हम भी देख लेंगे। ये किस कदर अहमियत का हामिल कमीशन है सर, जिसको इतना एम्पावर किया गया है। जो खुलासा मैंने रिमार्क्स की बुनियाद पर सुनाया उससे आपको क्या समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम केस को लेकर के कहां लेके जाना चाह रहे इसे? देखें, जो फैजाबाद का धरना है इसने हमारी सियासत का रुख बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अब उसके पीछे क्या था, कौन क्या कर रहा था, वो कहाँ बैठा हुआ था और वजीर आजम हाउस में क्या हो रहा था और वजीर आजम हाउस के बाहर क्या हो रहा था। अब इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हम सुनते हैं और मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। अब कमीशन मुकर्रर हो गया है तो उससे जिम्मेदारी का तयन हो सकेगा, किस शख्स ने क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान में कमीशन तो बहुत बने हैं, उनकी रिपोर्टें भी मुरतब हुई हैं, लेकिन कभी तो वह मंजर आम पर नहीं आई और कभी आई हैं तो उन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आज ये जो कमीशन कायम हुआ है, अल्लाह करे कि ये अपने फ़राइज़ अदा कर सके, जिम्मेदारी का तयन कर सके और नया कोई पंडोरा बॉक्स खोलने की बजाय को हमारे जितने खुले हुए बॉक्सेस हैं उनको समेट सके। नहीं सर, ये तो आपकी ख्वाहिश है और साहिब आपकी राय है, लेकिन इसका मैं क्या करूं। जो
द टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, यानी TOR हैं कमीशन के, जो 4 लिखे हैं, मैं पहला पढ़ के आपकी और डॉक्टर साहब की और सलमान साहब की तवज्जो चाहूँगा। टू इंक्वायर इनटू एनी इलीगल फाइनेंशियल and/or अदर सपोर्ट प्रोवाइडेड टू, वो जमात जिसका जिक्र हम करते हैं, फॉर अंडरटेकिंग फैजाबाद धरना एंड द इवेंट्स विच फॉरवर्ड। और फिर टू रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट दोज हु इशूड फतवाज ड्यूरिंग और इन रिलेशन टू फैजाबाद धरना विच ईदर हार्म्ड और पुट अदर्स इन हार्म्स वे। और फिर ये कि टू इंक्वायर इनटू इनएक्शन ऑफ पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अगेंस्ट ब्रॉडकास्टर्स एंड केबल ऑपरेटर्स हु वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ लॉ and the code of conduct। और आखिरी ये to examine the spread of hate and violence through social media and also recommend measures to deal with it। इससे क्या मुराद था मैं लूं? शामी साहब देखें, जो कुछ हुआ है उसका तायन हो जाए और उसके जिम्मेदार जो हैं वो बेनकाब हो जाएं, उनके खिलाफ एविडेंस आ जाए तो एक अच्छी बात है। इससे हम मुस्तकबिल की सूरत गरी बेहतर तौर से कर सकेंगे। अगर कोई हमने सबक हासिल किया, अगर कोई देखे ना, बुनियादी बात यह है कि मुमलकत के हर अदारे को और हर जिम्मेदार को अपनी हदूद में रहकर काम करना है। जब अपनी हदूद को क्रॉस करते हैं, दूसरों की हदूद में दखल देते हैं, तो फिर वही सूरत हाल पैदा होती है जो पाकिस्तान में इस वक्त बरपा है। ठीक है सलमान साहब, पाकिस्तान तो हमने एक मजाक बना दिया अपनी रियासत को, और ये जो मजाक है ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये अब किस तरीके से कमीशन काम करेगा, जब काम करेगा तो फिर देखेंगे ठीक है हम कोई ये मजाक का सिलसिला बंद होगा। सलमान साहब, ये जो TORs हैं ये बड़े अहम है। इसका मतलब क्या है? हम फंडिंग तक जाना चाहते हैं कि फंडिंग कैसे हुई धरने की। जामी साहब, अगर ये चले गए ना तो इसके बाद ऐसे नहीं हो सकेगा। आप जिस दौर की, जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में सारे वाक़े का बताया है। हुकूमती रिट नहीं थी और वो जो कानून की हुक्मरानी का एक तस्वर था वो मजरूह होता नज़र आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे अदारे हदूदों क़यूद के पाबंद नहीं होंगे, ख़राबी कहाँ से पैदा होती है? ख़राबी पैदा ही तब होती है जब आप हदूदों क़यूद से बाहर आकर देखिए। बात यह कि हमारे बाज़ अदारे हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है, हम बड़ा फ़ख्र करते थे। आखिर कुछ अदारों की जो एक रिप्यूट थी वो मजरूह हुई है। क्यों कर हुई है? देखिए, गलती अफराद करते हैं लेकिन उनके असरात अदारों पे होते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है, एक कमीशन बनाया है, उसके TORs आए हैं, तो ये किस लिए है? ये उनकी नेक नीति है कि पाकिस्तान के अदारे हदूदों की के पाबंद हों। मुझे ये यकीन है कि ये जो TORs हैं इसमें सरकार का मुकम्मल ताउन हासिल है। कुछ रोज पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, वजीर दाखिला एहसन इकबाल थे, हम उनसे कह रहे थे कि ऐसे ना किया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। इसका मतलब गवर्नमेंट की अपनी कोई रिट नहीं थी। और कौन था ये सब कुछ कर रहा था? मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारे अदारे अपने आप को हदूद और क़यूद का पाबंद नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जाएगा। वैसे साहब, ये जो TORs हैं, एक एक मैंने पढ़ा, ये तो बड़े खुले, बोल्ड, वाज़े अंदाज में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या है और वो चाह क्या रही है, उसकी मंशा क्या है, और पाबंद कर रही है सुप्रीम कोर्ट तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, फेडरेशन को, प्रोविंशियल इदारों को कि वो टू एक्ट इन एड ऑफ द कमीशन। इससे वापसी मुमकिन होगी? देखें, बिल्कुल नहीं कि ये इतना बड़ा सानिया था हमारे मुल्क के लिए कि रियासत मुकम्मल तौर पर मफलूज नज़र आती थी। एक मजहबी जमात के लोगों ने धरना दिया हुआ है, कोई उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे सारी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है कि आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आपके दीगर इदारे कुछ नहीं कर सकते, रास्ते बंद किए हुए हैं। और जिस दिन पुलिस एक्शन हुआ था उस दिन मैं सड़कों पे था, देखा कि लोगों को पकड़ पकड़ के उस जमात के लोग गाड़ियों से निकाल के बाहर सड़कों के ऊपर मार रहे थे, ज़दोकोप कर रहे थे। ज़दोकोप करता हुआ मैंने आंखों से देखा है, मैं उसका आई विटनेस हूँ। आप फंस गए थे कहीं ट्रैफिक में? जी, आप फंस गए थे कहीं ट्रैफिक में? मैं कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था, मैं फंस गया था बाराकोह के करीब। ये देहातों से लोग निकल के आए थे। दूसरी जगह के ऊपर गया तो वहाँ पे हर जगह के ऊपर आग लगी हुई थी। तो ये आखिर
कोई जिम्मेदार तो है ना उसका, तो जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ, और ये कि सुप्रीम कोर्ट के अदालतों के फैसलों पे कोई अमल नहीं करता तो बाकी दुनिया में किसी मुल्क में क्या रह जाता है। और ये एक कमीशन बनाया है चीफ जस्टिस साहब ने, बहुत अच्छा किया है, तयन होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो बात नहीं हो रही है, और मैं उसको करना चाहता हूँ वाज़ेह तौर पर, जिस जमात ने वो धरना दिया था उसके जो मुंतज़मीन हैं उनका रिकॉर्ड भी देखा जाए कि कौन लोग वहाँ पे शामिल थे, कौन लोग उनको ले गया था, क्या वहाँ पे तकरीरें हुई। अच्छा, नहीं उसका अगर आप शामिल नहीं करेंगे, उसका जिक्र है कैसे, मैं पढ़ता हूँ, आप खुद बताएं उसका मतलब क्या है। मसलन टू फिक्स, ये करेगा क्या कमीशन, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड स्लैश और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। जिस तरह सलमान साहब कह रहे थे कि अगर इस किस्म की बदनज़मी में, इस तरह हमें इस वाक़े का पता है कि कौन लोग कहाँ से किस तरह वहाँ पर ले जाए। दूसरा जो शेक नंबर इसकी बनती है 7, वो सुने जो आपने सवाल उठाया, to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved। मैं समझता हूँ कि वाज़ेह होना चाहिए। आखिर ये जुलूस जो चला है लाहौर से, उसको गुजरांवाला में क्यों नहीं रोका गया, गुजरात में क्यों नहीं रोका गया, जहलम में क्यों नहीं रोका गया, पिंडी से बाहर क्यों नहीं रोका गया, रोकने वाले कहाँ थे? प्रोफेसर साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं कहता हूँ ये चेक करें कि उन्हें गुजरांवाले में खाना किसने दिया, गुजरात में खाना किसने दिया, जेलम में खाना किसने दिया। बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए ये इंतहाई अहम है। ये कोई ये देखें, कौम भूल चुकी थी इस वाक़े के बारे में। अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वाक़े को दोबारा जिंदा किया है। मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या है उस दिन। शामी साहब, इन तमाम जो टीआरस और जो सवाल उठाए गए हैं, इसमें उनका जवाब, उनका सवाल जिस तरह उठाया गया, जिस तरह वाज़ेह ज़ुबान में बंगे दोहल और जिस तरह एम्पावर किया कमीशन को, अब तो इनका जवाब लाना होगा 60 दिनों में सर, पीछे तो नहीं हटा जा सकता। देखिए, ये जितने भी सवालात हैं सर, उनके जवाब हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उस वक्त भी मौजूद थे। कहीं आपको कमीशन ना बुला ले शामी साहब। देखिए, हम सब जानते हैं क्या हो रहा था जी, कौन कर रहा था, किस तरह तो वजीर आजम जो है उसकी रिट जो है खत्म कर दी गई थी, और किस तरीके से वो जो कहते हैं ना मुहावरा कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी उस तरह की कैफियत थी। और वजीर आजम नाम की जो कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं थी, और रिट खत्म हो गई थी हुकूमत की। और ये जो सूबाई हुकूमत है वो भी उसमें मुअत्तल बनी हुई थी, सही कह पूरे प्रोटोकॉल के साथ। सर, मैं एक ब्रेक ले लूं जरा, शामी साहब एक ब्रेक ले लूं जरा, आपकी इजाजत से ब्रेक ले लेता हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल दरामद और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी है, जिसके TORs पर बात हुई है, उसके मैंडेट पर बात हुई है, उसको तमाम सूबाई और वफाकी जो इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो पाबंद होंगी उसकी मुआवनत के लिए। इस कमीशन का एक सेक्रेटेरिएट बनेगा इस्लामाबाद में, जहाँ सेक्रेटरी बैठेगा 3 रुकनी इस कमीशन की, और ये सून आफ्टर दी, यानी जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, कमीशन फॉर्म हो गया और ये काम शुरू कर देगा। 60 दिन के अंदर इसने रिपोर्ट जमा करवानी है। अब बताएं प्रोफेसर साहब, तफसीली बात तो हो गई, इसके TORs पे लिखा क्या, इबारत क्या है, बड़ी वाज़ेह इबारत है, बड़ा वाज़ेह सवाल है। अब आपको लगता है कि 60 दिनों में इतना एम्पावर्ड कमीशन वाक़ियतन पाकिस्तानी तारीख़ का अहम तरीन कमीशन साबित होगा? बिल्कुल होगा। मेरे ख्याल में ये लोग मोतबर हैं, तजर्बाकार हैं, ये सारे लोग पाकिस्तान के फील्ड ऑफिसर्स भी रहे हैं, हर एक चीज़ को जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना ज़बरदस्त TORs उनको दे दी गई हैं, और तो अख्तियारात बाख्तियार किस्म का कमीशन है, जिसको चाहे वो बुला सकता है, तो ये 60 दिन के अंदर ये मुकम्मल हो सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और ये कम्प्रिहेंसिव होगा, और हमें एतमाद करना चाहिए कि इसके जो नतायज हैं वो ऐसे निकलेंगे कि ताकि आइंदा के लिए पाकिस्तान में उन लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए जो अपने इदारों को, अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल करते हैं किसी हुकूमत को
गैर मुस्तहकम करने के लिए या मुल्क में उन लोगों की मदद करने के लिए जो फसाद फैलाना चाहते हैं। तो अगर हमारे इदारे ही ऐसा काम लोग करते रहें या इदारों का नाम लेते रहें, लोग फर्दी होते हैं, इदारा अपने तौर पे तो कुछ नहीं करता, अगर वो करते रहें और उनके लिए कोई तादीबी कार्रवाई ना हो सके, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी बड़ी रियासत, ये आम रियासत तो नहीं है, न्यूक्लियर पावर हम रियासत हैं, आबादी के लिहाज से देखें, रकबे के लिहाज से देखें, वसाइल मईशत हर लिहाज से देखें, अगर आप इसको इस तरीके से चलाएंगे कि गैर मुस्तहकम हुकूमतों को करते रहें और जिम्मेदारी का तयन ना हो सके, तो फिर आगे मुल्क कैसे चलेगा? सलमान साहब, एक नुकता आपसे पहले आप कुछ फरमाएं। एक नुकता ये है कि वो जो मैं बात करता कि हुकूमत pretty much ऑन बोर्ड, उसका एक सबूत ये भी है ना कि अटॉर्नी जनरल ने इन TORs या किसी एक मसले पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि मिनवन जो अदालती अहकामात हैं उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करी। ये मेरी रीडिंग है। देखिए जावेद साहब, एक तो ये कि ये कोई इतनी गंभीर सूरत हाल नहीं, इसके सारे करैक्टर्स कौम को पता है। उस वक़्त का प्राइम मिनिस्टर सारी बात कौम को बता चुका है। और ये बात जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं ना, देखें अदारों की एक साख होती है, अदारों की साख बनते बनते, देखें बाज़ अदारे हमारे ऐसे हैं कि वो हमारा फ़ख्र थे, उनकी साख पर अगर कोई शख्स असरअंदाज हुआ है तो बंदे बालातर नहीं होते, अदारे ही मोतबर होते हैं। इदारे मोतबर मैं समझता हूँ होने चाहिए। सबसे अहम बात बता क्या है इस सारे केस में, इस केस का जो फैसला था ओरिजिनली, देखें ये तो अब कमीशन के पास जी जनाबे चीफ जस्टिस से काजी फायज ईसा साहब का फैसला मौजूद है। और ये मामला सिर्फ इस वाक़े से मुतल्लिक नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के साथ जुड़ा हुआ है। बात यह कि पाकिस्तान एक लेजिटिमेट मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर जो था वो मजरू हुआ। और कहाँ हुआ? वफाकी दारुल हुकूमत में। पूरी दुनिया देख रही थी और मुझे वो दिन बड़ी अच्छी तरह याद है जब एक चैनल पे वो जो सारे वाक़यात आए, मैं खुद हैरान हो गया। कुछ देर के बाद जो कुछ चैनल्स के साथ हुआ वो भी सबको पता चला है। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने कमीशन बनाया, ये कमीशन पे एक तलवार और लटक रही है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की है, इसलिए कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को सारे वाक़यात का पता है। सबसे पहले देखें वो बड़ा काबिल एहतराम है मेरे लिए जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल थे। जी। इनके साथ क्या हो रहा था, इनके अहकामात की हुक्मदुल्ली कौन कर रहा था, इनका फूल कौन नहीं सुन रहा था, ये सारी बातें खुल के सामने आ गई है। अगर जैसे अभी शामी साहब कह रहे थे ना, हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर कमीशन और कमेटीज़ जब बन जाती हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं कि जी इन कमीशन और कमेटी की रिपोर्ट आने के पास हवा में तहलील हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी नेक नीति से ये काम हो रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? ये अदालत के मफाद में या ये मुल्क के मफाद में है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून की हाकमियत का तसव्वुर होना चाहिए था ना, वो नहीं रहा। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के अंदर ये दावे करते रहे, वो मगरिब की मिसाल देते थे कि जी मगरिब के अंदर कानून की हाकमियत कायम होती है, लेकिन जब अपने पे आता है तो वो अदारों पे हमलावर होने से भी गुरेज नहीं करते। ये कॉल और फेल के तजाद ने पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो जो कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर है उसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ इस कमीशन को बामकसद आप बना दें, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मकासद पाकिस्तान की तकमील होगी, हमारे पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की साख भी बनेगी और रियासत की रिट भी कायम होगी। इदारे जी इस वक्त ये चाहते हैं कि जो गलती हुई माजी में उसको फिक्स किया जाए। आपने जब बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे TORs का, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये TORs इतने सादा नहीं है। वो जैसे कल एक परसों आपने जब जिक्र किया था वो जो 11 सवालात जारी किए थे, तो मैंने कहा था वो सवालात जारी करने वालों के जवाबात भी उन सवालात के अंदर मौजूद। शामी साहब, क्या इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, गलतियों का निशानदही हो जाएगी और एक तारीख रकम हो जाएगी, या फिर माजी में जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए हम ये लाए अमल दे देते हैं या अहकाम जारी कर देते हैं? देखिए, पाकिस्तानी रियासत जो है, अगर उसने अपने आप को बरकरार रखना है जी, और जाहिर है कि इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमारी रियासत न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि मुस्तहकम हो, आगे बढ़े। तो पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क तो है नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना, जो एक एटमी मुल्क है, एक इतना बड़ा एक उसका दफाई जो है
निज़ाम है, एक उसका आबादी जो है इतनी 24-25 करोड़ का मुल्क है, तो पाकिस्तान जो है कोई दुनिया में रियासत कायम नहीं रह सकती जहां ताकत के दो मराकज मौजूद हो। अगर आप तहक्कुम खत्म कर देंगे हुकूमत का और इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो हुकूमत संभाल लेंगे और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें करेंगे और उसको जिच करेंगे, तो कोई रियासत दुनिया की वो कायम नहीं रह सकती। और ये अगर पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे और बड़ा हमें उन पर फख्र है, लेकिन उनको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मतवाजी हुकूमत कायम कर लें और उसके बाद नज़्म नस्क जो है उसको दरम बरम कर दें। पाकिस्तान में जो कुछ हो चुका है वो किसी कायन शायर ने किसी बुतकदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। तो ये हम चल नहीं सकते जो दावे मर्जी करते रहे। अगर ताकत के मरकज जो है पैरेलल कायम हो जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन मजाक बन के रह जाएगा और हुकूमत के और इंतजामिया के जो जिम्मेदार हैं वो एक खुद अपनी जगह अपने आप को बादशाह समझेंगे, तो फिर जो मर्जी कर लें हमारा अंजाम जो है बहुत इबरतनाक होगा। तो इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज दरपेश है और उन लोगों को चुन चुन कर उनकी निशानदेही होनी चाहिए और चुन चुन कर उनको सजा देनी चाहिए ताकि हम एक पटरी पर चल सकें और दस्तूर के मुताबिक अपनी इज्तिमाई जिंदगी उसको मुरत्तब कर सकें। बिल्कुल ठीक सर, चलते हैं अब सियासी ऐवानों की जानिब भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात का मैं जिक्र कर रहा था तो आज शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया। पहले देखिए बिलावल साहब क्या फरमा रहे थे और शहबाज साहब ने क्या कहा, फिर ज़रा बात करते हैं कि उनकी मसरूफियत क्या है। रईसानी साहब की खबर सलमान गनी साहब ने दी थी, देखिए क्या फरमा रहे हैं। बहुत उम्दा बात की उन्होंने और मियाँ नवाज शरीफ ने भी कहा कि बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़ुबान और नफ़रत ने मुआशरे को गंदा किया। हालांकि यहाँ मीनार पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ जुमले ख़वातीन के बारे में कहे थे PTI की, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा अपनी ख़वातीन जो हैं उनके बारे में और PTI के बारे में। उस पर एतराज़ लोग करते हैं कि जी इसको छोड़े। बहरहाल ये बात उन्होंने ठीक की है। आप जो रईसानी साहब वाली ख़बर दे रहे थे वो तो दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले हैं नवाब असलम रईसानी से, और नवाबज़ादा लश्करी रईसानी से उनको दावत दी है नून लीग में शमूलियत की सलमान साहब। और वो बैठक की तस्वीर आपने देखी है? वो मैं इसलिए हैरान हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका तो कमर का गालिबन कोई इशू है। जी बिल्कुल इशू तो वो तो अपने बड़े भाई के साथ भी बैठे हो तो खुसूसी कुर्सी जो सीधी बैक वाली होती है उस पर बैठते हैं। जामिद साहब असल में ना इनसे शहबाज शरीफ साहब का एक ज़ाती तल्लुक़ है। ये रईसानी साहब? जी रईसानी साहब से। और चूंकि ये सारा काम जो था ये ज़ुम्मे था जनाब अयाज सादिक साहब। अच्छा, वो इस दौरे से पहले वो गए हुए थे? इस दौरे से पहले भी वो गए हुए थे, और ये जब 2 रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब गए हैं वहाँ पे, तो अयाज सादिक साहब ने ही सारी मीटिंग्स जो हैं वो तय की हुई थी। और मैंने आज उनसे पूछा कि जी ये फ़ैसले का ऐलान कब होगा। उन्होंने कहा जी ये मामला शहबाज शरीफ साहब पे छोड़ा है और शहबाज शरीफ साहब ने ही फैसला करना है। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात, ये जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखें परेशानी क्या है इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो 16 माह की हुकूमत की जब बात करते हैं, जामी साहब मैं आपको पूरे वसूख से ये बात बताता हूँ, ये इनिशिएटिव जो था ये आसिफ अली जरदारी साहब का था। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा से देखें एक तरफ अपनी पार्टी की लाइन नहीं, वो तो इस्तीफा तैयार कर लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं आप पहले ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी लाइन के बरक्स हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर चलना चाहिए, रियासती इदारों का एक एहतराम होना चाहिए। एक चेंज है वो ये है जिससे ज़्यादा परेशानी उधर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अपने ज़िम्मेदारान को कह दिया है कि जी हमने उनके किसी इल्ज़ाम का किसी बात का जवाब नहीं देना। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर अगर ये जेस्चर मुतारफ़ हो जाए ना एक दूसरे के एहतराम का, तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाए। ये 1 दहाई से शुरू है। देखिए इससे क्या सियासतदानों की इज़्ज़त व तकरीम बढ़ी है, कम हुई है? एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज, इल्ज़ाम तराशी। तो ठीक आप कह रहे हैं शामी साहब, ये जो सलमान गनी साहब फरमा रहे थे कि परेशानी काहे की है, उनका बयान आ गया, आप उस पर तबसरा भी कीजिएगा, बड़ा अच्छा बयान। काश के सारे सियासतदान ऐसे ही बयान दें, लेकिन वो परेशानी कहीं ये तो नहीं है कि आपको बाप मिल गया हमें नहीं मिला। सर
शामी साहब? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं, अभी तो उनकी सियासत का आगाज हुआ है, एक लंबी इनिंग उन्होंने खेलनी है, परेशानी की नहीं होनी चाहिए उनको। और और ये वो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया कि बड़े उम्दा तरीके से उनका जवाब दिया है। मेरा ख्याल है कि अब हमने बहुत गाली गलौज करके देख ली, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर देख लिए, एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहरा कर देख लिया। अब ये बहुत कुछ कर लिया आपने, और मुल्क जो है उसको तनज़्ज़ुल आशना कर दिया। मुल्क जो है उसकी मईशत खराब की, उसकी सियासत खराब की, उसकी मुआशरत खराब की। आप देखें हमने क्या हशर क्या किया है अपना, सब कुछ होते हुए हम ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और जब पाकिस्तान कायम हुआ था हमारे पास कुछ नहीं था, दुनिया कहती थी ये मुल्क 6 महीने नहीं चलेगा, नहीं पाएगा, और हमने उसे खड़ा करके दिखा दिया। अब हर चीज मौजूद है और हम एक लड़ाई झगड़े में, दंगा फसाद में लगे हुए हैं। तो ये अब जरूरत है कि हम मुल्क के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें, जातियात से ऊपर उठें, हर शख्स अपने गिरेबान को टटोले, अपने गिरेबान में मुंह झांके। बिल्कुल, ये दुरुस्त आपका मशवरा है। लेकिन शामी साहब, एक खबर भी आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी अगर मैं नशर कर दूं। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था मालूमात की बुनियाद पे कि बाबर आजम साहब का इस्तीफ़ा आया, तो अगला कप्तान क्या होगा, ये हमारा सवाल था। तो शाहीन शाह अफरीदी का हमने जिक्र किया था प्रोग्राम में, ऑन रिकॉर्ड भी कई एक प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके थे कि इनके ऊपर निगाह ठहरेगी। तो शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया है। ये कुछ ज़राए PCB की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अलबत्ता फॉर्मल नोटिफिकेशन इसका जारी होना बाकी है। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 PSL जीते थे लाहौर कलंदर्स के लिए, अच्छी फॉर्म में थे। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की जानब से जो सबसे बेहतर परफॉर्म किया बॉलर ने वो शाहीन अफरीदी थे। गो के पहले स्पेल में विकेट्स उतनी नहीं ले सके जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो बाबर आजम आज चूँकि तीनों फॉर्मेट से उन्होंने स्टेप डाउन किया है, बेसियत कप्तान टीम पाकिस्तान और एक आम खिलाड़ी के तौर पर खेलने के अज़म का उन्होंने इरादा किया। तो जब वो मुस्ताफ़ी हुए तो आज शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको T20 का कप्तान बना दिया गया। ये ज़राए PCB बता रहे हैं। अलबत्ता ODI का कप्तान कौन होगा, वनडे इंटरनेशनल का, उसका भी फैसला नहीं हुआ। और शायद उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के पास जो वनडे इंटरनेशनल की क्रिकेट है वो इस साल बहुत कम है। नवंबर या दिसंबर में जाके शायद कुछ सीरीज़ आए, उस बीच हमने T20s खेलने हैं और साथ हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो शाहीन अफरीदी हैं T20 के कप्तान। यहाँ एक नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वक्त कम है। ये जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पहुंची हुई है, जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला रहे हैं, वहाँ क्या तब्दीली आएगी और लश्करी रईसानी साहब को नून लीग में शमूलियत की दावत है, उनका जवाब क्या होगा, किस कदर ये अहम है, इस पर बात करना अधूरी रह गई। बिलखुसूस बिलावल साहब का जो शिकवा था उसको जो जवाब दिया शहबाज साहब ने, नवाज साहब ने तबसरा किया, वो अब कल तक उठा रखते हैं। और ये जो धरना केस के ऊपर हमने बात की उस पर भी प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब का जवाब अधूरा है, तो वो उधार रहा कल तक के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।